नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी प्रताप चौधरी। आज हमारी सीरीज परिचर्चा यानी कि सीधा संवाद आभास चंदीला जी के साथ आज हम बात करेंगे इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आभास जी। आज हम बात करेंगे अपने देश की, अपने घर की, अपने समाज की, अपने आसपास के क्षेत्रों की, और जो आज के समय में जो देश में घटित हो रहा है, जो सांप्रदायिक जो माहौल आज के समय में हमारे देश में बन रहा है, जिसके लिए ये जिस पर बाहर के देश भी चुस्कियां ले रहे हैं और हम मौका उनको दे रहे हैं। तो आज मुद्दे भी कई हैं, कई सारी बातें हम आवाज़ जी के साथ करेंगे। आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं और फरीदाबाद से काफ़ी पुराने समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, या फिर आप यूँ कहें कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी आप इनको कह सकते हैं। और फरीदाबाद में आप देखते होंगे कि काफ़ी एक्टिव आप रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आवाज़ जी से कि ये जो आजकल जो दो धार्मिक संगठनों का मुद्दा हमारे देश में चल रहा है, उस पर इनके क्या विचार हैं, कैसे इस पर रोकथाम लगेगी, यानी कि भविष्य में भी। हम तो काफ़ी समय से, हमारी कई पीढ़ियाँ ऐसी हैं जो चली गई, और लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ये अभी ख़त्म नहीं हो पाया। आवाज़ जी, रिसेंटली जो माहौल हमारे देश में पैदा हो गया है, दो धार्मिक हैं, जो यानी कि हम यूँ कहें कि दो धर्म ही हैं, हिंदू और मुस्लिम, जिनकी वजह से आजकल देश में इस तरह का माहौल है, लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। सबसे पहले तो न्यूज़ एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, आपने जो ये मुद्दा आज छेड़ा है, जिस पे सवाल किया है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, इस मुद्दे को सीधा समझ लेना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी है। पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इस उग्र रूप में मैंने तो कभी नहीं देखा अपने जीवन में। कभी हुए हैं, मैं एग्री करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई है, तो उसको दो समुदाय का एक आपसी भिड़ंत न्यूज़ भी बताते थे, लेकिन वो नाम नहीं लेते थे कि हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो गया या आगजनी हो गई या मारकाट हो गई। मीडिया भी बड़ा रिस्पॉन्सिबली उस चीज़ को प्रेजेंट करती थी। लेकिन अब तो ओपनली ये सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मैं वही क्रोनोलॉजी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि एक बात समझने की है कि ये सब होने से फ़ायदा किसका हो रहा है। देखिए, आम जनता का ये फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आम जनता को इससे ना तो रोज़गार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना महंगाई से निजात पा रहे हैं, ना उनके कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं होता। और जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारी बहुत फजीयत भी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी की मिसाल देती आई है, लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखेंगे कि अगर हम कंपैरिजन करें डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी नहीं है उसके बीच में, मैं दो उदाहरण लेना चाहता हूँ। ऐसे देश, जो एक देश अमेरिका जैसा जो फुली डेमोक्रेटिक है, एक देश दुबई जो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उनको भी ये बात पता है। मैं सबसे पहले अमेरिका का उदाहरण लेना चाहता हूँ, यूएसए का उदाहरण लेना चाहता हूँ कि यूएसए के न्यूयॉर्क जैसे शहर, बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जिनमें करीब 70 से 80% माइग्रेंट्स रहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भी हैं, एशियंस हैं, जिसमें चाइना से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और जगह से भी हैं, श्रीलंका से भी हैं। बाहर के बहुत लोग रहते हैं, फिलीपीन से रहते हैं, थाईलैंड से रहते हैं। आप दुबई ले लीजिए, जो 60% जी मैं उसी पे आता हूँ। जो हमारा बेस्ट टैलेंट है आज वो इंडिया से निकल के जा रहा है। जो हमारा मतलब 2-3 घरानों को छोड़कर जो आज 5वें-6ठे नंबर पे थे दुनिया में, तो आज दूसरे पहले नंबर पे चले गए हैं पैसे के मामले में, अपने खुद की जेब के मामले में। लेकिन ज़्यादातर लोग जो जिनका पॉकेट अलाउ करती है वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो अमेरिका जैसी सोसाइटी, डेमोक्रेसी
जो वेलकम कर रही है और सारे टैलेंट जो पूल है उससे फायदा ले रही है और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है, ताकतवर से और ताकतवर होती जा रही है। वेरएज अगर हम दूसरी तरफ दुबई को देखेंगे, दुबई कुछ भी नहीं था। आज 60 से 70% माइग्रेंट्स दुबई में रहते हैं। आप देख लीजिए कि एक भी इंस्टेंस, एक भी मर्तबा हमने ये नहीं सुना भाई दुबई से ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट दिखने वाले और कहीं नज़र नहीं आते। वहाँ मुसलमान, प्योरली मुसलमान हैं वहाँ पे जो वहाँ के बाशिंदे हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि उन्होंने बाकी जो लोग आए हुए हैं उनसे ये कहा हो कि भाई नहीं, हम ये हमारा लिबास ये है तो तुम भी ये लिबास पहनो, या जो हम बोलते या हैं वो आप बोलो। जी, जैसे हम अपनी पूजा करते हैं, अपने खुदा अल्लाह को याद करते हैं, ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं, उसी तरह आप करो। ऐसा कभी नहीं सुना मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि हम जो भी हम खाते हैं, चाहे वो शाकाहारी मांसाहारी कुछ भी हो, आपके फेथ अलग अलग हो सकते हैं। कोई गौ माता को पूजता है तो गौ माता अलग तरह से फेथ हैं। मैंने आज तक नहीं सुना उन्होंने कहा है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। तो दो उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं जो तरक्की की राह पर हैं, और मेरे ख्याल से 2030 तक दुबई शहर में माइग्रेंट्स नंबर 1 हो जाएंगे वर्ल्ड के अंदर। अमेरिका में तो ऑलरेडी सैचुरेट हो गए हैं, बहुत वहां जा चुके हैं। अब हम कंपेयर करते हैं इंडिया से। इंडिया में जो हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते थे, रिपब्लिक कहते थे, आज कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी एक नैरेटिव बनाने में शुरू हो गए हैं कि चाइना और रशिया की तरह चुनाव ही नहीं होने चाहिए। मतलब जो लिखा हुआ है, संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, आज उसको ख़त्म करने की तैयारी है। ख़त्म शुरू कर ही दिया है। दिल्ली में देखिए चुनाव से भाग रहे हैं, फरीदाबाद में देखिए चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं हमारे पास कि डेमोक्रेसी उनके लिए अब कुछ मायने नहीं रखती है। अब ये समझते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर आप आंकड़े देख लें, आंकड़े भी इन्हीं के खुद के आंकड़े, मतलब इन्होंने खुद वो अपने आप को नंबर दिए हुए हैं। उन आंकड़ों से अगर बात कर लें, जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई के गवर्नर साहब जो महान अर्थशास्त्री साहब हैं, जो आर्ट्स में मास्टर्स हैं और उनको फाइनेंस का जिम्मा दिया हुआ पूरे देश को चलाने का, उनके आंकड़े हैं कि हमारी जो महंगाई दर है वो हमारे इस साल में 2022-23 में 2% और 6% के बीच में रहने वाली है। अगर इन्फ्लेट हो गई तो 6% तक और डिफ्लेट हो गई तो 2% तक, दोनों नुकसानदायक होती हैं। मतलब जहां पर 0.01% का भी एक बुरा असर देखने को मिलता है, वहां पर उनके अपने आंकड़ों में भी 1% का वेरिएशन है। अगर मैं इसको थोड़ी सिंपल भाषा में कहूं, क्योंकि आंकड़े आम जनता ज्यादा नहीं समझ पाएगी, अगर तो 6% भी मान लें, इन्होंने कहा था हमारे महंगाई दर इन्फ्लेशन रहेगी, आज वो 7% है, लगभग 6.96 के आसपास है, 97 के आसपास है। तो 1% का मतलब है अगर ये 7.01 हो गई तो आज जो महंगाई है इससे कई गुना महंगाई बढ़ेगी। इसमें स्नोबॉल इफेक्ट होता है, ये मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो हालात और ख़राब होने वाले हैं। तो जहां महंगाई इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा और हमारे पिछले 50 साल 60 साल में सबसे ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, तो सरकार ने काम दे दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू मैसेज आता है सुबह सुबह। अब जियो ज़्यादातर लोग यूज़ करने लग गए हैं, पहले फ्री में आया, पैसे वसूल रहे हैं वो। सुबह सुबह मैसेज आता है कि असली हिंदू है तो 100 को भेजो, मुसलमानों को भगाना है तो 1000 को भेजो। तो भाई जो आदमी सुबह उठकर इसको सोचना था कि मुझे नौकरी पे जाना है या कॉलेज जाना है, एग्ज़ाम देना है, या फिर नौकरी नहीं तो ढूंढने जाना है, अब वो ये सोचता है कि मेरे को 1.5 GB डेटा जो आज का मिला उसको कैसे ख़त्म कर दूं। अच्छा आवाज़ जी, एक चीज़ और है कि इस जो अभी माहौल जो पनप रहा है हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में, चाहे वो MP ले लीजिए, UP ले लीजिए, या दिल्ली जहांगीरपुरी, एक अजान के ऊपर और हनुमान चालीसा के ऊपर
बहुत लड़ाई चल रही है, उसको वो काफ़ी गर्म मुद्दा है। तो क्या मतलब हम अगर अजान तेज लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ेंगे तो ही हमारी प्रार्थना पूरी हो पाएगी, या हनुमान चालीसा हम तेज आवाज़ में गाएंगे या सुनेंगे तो ही पूरी होगी? ऐसा क्यों है? देखिए, धर्म हमारा प्राइवेट मैटर होना चाहिए जी मेरे लिए धर्म मेरा प्राइवेट मैटर है। मैं किसी भी धर्म से हूँ, मैं किसी भी बिलीफ से हूँ, और मैं किसी भी तरीके से अपने बिलीफ को प्रैक्टिस करता हूँ, कैसे भी पूजा करता हूँ। मेरे जो संस्कार मुझे मेरे परिवार से, मेरे आगे पिछली पुश्तों से मिले हैं, मैं उस तरह करता हूँ, वो मेरा प्राइवेट मैटर है। जी उसको पब्लिक और पॉलिटिकल मैटर नहीं बनना चाहिए। ये तो होगी आइडियलिस्टिक बात। प्रैक्टिकल हो क्या रहा है कि इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाकर वोट खींचने की राजनीति करी जा रही है। जितना डिवाइड होगा, जितना झगड़ा होगा, जितना फसाद होगा, उतना एक पर्टिकुलर पक्ष को फायदा मिलेगा। जी तो जहाँ तक बात लाउड स्पीकर की है, देखिए, प्राइवेट मैटर है तो प्राइवेट रहना चाहिए। मैं इस बात का कतई पक्षधर नहीं हूँ कि उसमें ना मैं किसी में इंटरफेयर करूँ, ना कोई मेरे में इंटरफेयर करे। तो अगर अच्छी सरकारें हों तो एक क्लियर मैसेज दे दें कि धर्म आपका प्राइवेट मैटर है, आप किसी भी फेथ के हो, किसी भी बिलीफ के हो, आपका हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में स्वागत है, ये देश सभी का है। लेकिन दूसरे को भी मैसेज देना होगा कि आपको भी कोई अधिकार नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का, चाहे वो कपड़ों का मैटर हो, चाहे खाने का मैटर हो, चाहे उसको फेथ प्रैक्टिस करने का मैटर हो। अगर हमारा जो मुखिया है देश का, वो एक क्लियर कट मैसेज दे दे कि भी नथिंग डूइंग बॉस, आज के बाद मैं सुन ना लूं किसी दूसरे फेथ को छोटा बड़ा कहते हुए, उसके खिलाफ कुछ कहते हुए। मैं नाम लेके नहीं कह रहा, चाहे ए बी को बोले या बी ए को बोले, दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमारा देश का मुखिया ये बोल दे तो मजाल है एक भी इंस्टेंस हो जाए, मजाल है। और अगर फिर भी हो जाए तो फिर मुखिया को रहने का अधिकार नहीं है। रोने की बात यह है, रोने की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि वो ऐसा करते नहीं है, करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, पढ़ाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, हमारे इंडस्ट्री नहीं आ रही है, बाहर का पैसा नहीं आ रहा है। अब उससे डाइवर्ट कैसे किया जाए, लोगों को बिजी कैसे किया जाए, इन इश्यूज में बिजी कर दो। पर उन साहब को ये पता नहीं समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे को भी समझ आती है कि ये लॉन्ग रन में अच्छी बातें नहीं है, देश टूट रहा है और ख़राब होगा, हम बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, ये उनको समझनी पड़ेगी। पिछले 2 वर्षों में वैसे ही देश बहुत पीछे जा चुका है, लोगों के व्यापार खत्म हो गए, नौकरियां नहीं रही हैं। तो अगर इस तरह के हालात अगर हमारे देश में चलते रहे तो कैसे हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो मजबूत बनेगी या हमारा देश मजबूत बनेगा? सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप खुद डेटा निकाल लीजिए, इनका सरकार का खुद का डेटा निकाल लीजिए। पिछले कुछ सालों में कितना FDI आया है हमारे देश में, पिछले कुछ सालों में कितनी कंपनी आगे सेटअप, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हुई है। देखिए, बाहर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक सेंटीमेंट पे काम करता है, लेकिन यहाँ का सेंटीमेंट नेगेटिविटी की तरफ है। जब चाइना में एक नेगेटिविटी का माहौल बना कि भाई कोरोना की वजह से या फिर ये वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर ये हावी हो रहा है, वहाँ से कंपनियाँ निकली। अगर हमारी नीतियाँ अच्छी होती, हमारी नीति अच्छी होती, हमारी नीयत अच्छी होती, देशवासियों के लिए नीयत अच्छी होती, तो वो कंपनियां बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम न जाती। वो कंपनी यहाँ आती और हमें रोजगार मिलता, हमारा देश तरक्की करता। ये फ़र्क है। बिल्कुल। और अभी आपने बात कही कि दुबई और अमेरिका का जो आपने उदाहरण दिया, दुबई के डेलीगेट्स इंडिया आते हैं, यहाँ के लोगों को अपने देश के बारे में बताते हैं और यहाँ से उन बिजनेसमैन को लेके अपने वहाँ पर जाते हैं और वहाँ उनको उनका बिजनेस सेटअप कराते हैं और उसमें पूरी हेल्प भी करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, यहाँ अगर कोई बाहर देश का क्या कोई अपना ही किसी के पास चला जाए तो उसको मदद नहीं मिलती, तो बाहर के देश के व्यक्ति को तो मदद मिलेगी क्या? सर आप देख लीजिए, पिछले कुछ सालों में हमारा जो भी बाहर से पैसा आया, मेजरली केमन आइलैंड्स के थ्रू आया। केमन आइलैंड जिसकी खुद की इकोनॉमी $2.8 बिलियन है,
वो $2 बिलियन से ज़्यादा इंडिया कैसे इन्वेस्ट कर सकती है? तो पैसा किसका गया था और किसका आया है, ये जांच का विषय है। इसी तरह पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, बात होती थी स्विस बैंक की, और स्विस बैंक तो छोटा हो गया, पुराना हो गया। उसमें तो अब कोई पूछता, नाम मिल लेता उन खातों की, तो कोई नाम मिल लेता। जो लिस्टें आया करती थी, फलाने का ये अकाउंट नंबर, ये पैसे, फलाने का अकाउंट नंबर, ये पैसे, वो सारे पैसे आ जाएं तो 15 लाख सबको मिल जाएंगे, जनता खुश। और हमारे एक बाबा भी हैं जिनकी आंख में लहक लगती है। वो शुरू तो योग से हुए थे, लेकिन वो बाबा की जगह लाला बन गए। और फिर वो कहते जी अगर 2014 में ये सरकार ले आओ तो आपको पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलेगा, और जो डॉलर उस टाइम पे 42 रुपये था, डॉलर 10 रुपये हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले किसी पत्रकार भाई ने उनसे पूछा कि बाबा जी, खैर लाला जी बोलना चाहिए, उन्होंने बोला बाबा जी आप तो कहते थे कि 30 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल, ये तो 110 हो गया। आप तो कहते थे कि डॉलर 10 रुपये हो जाएगा, ये तो 80 रुपये हो गया। तो बाबा कहते मेरी पूछ फाड़ेगा, मेरी पूछ फाड़ेगा। ये ऐसे सभ्य सरकारों, बाबाओं की कहानी है जो रुचि सोया के नाम पे हजारों करोड़ का एनपीए का वेवर ले लेते हैं, जो अपनी पतंजलि के नाम पे हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की ज़मीनें अलॉट करा लेते हैं, फिर बोलते हैं मेरी पूछ फाड़ेगा। कमाल की बात है। तो बाबा है, और बाबा बिजनेसमैन है, वो योग सिखा रहे हैं, और योग के साथ साथ में अपनी दवाइयाँ भी बना रहे हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें। तो हो सकता है कि वो अपने देश को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना चाह रहे हैं। तो बाबा बाबा रहे ना, तो राजनीति में क्यों आ रहे हैं, राजनीति बात क्यों कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा आवाज़ जी, अब ये बात तो ही हमारे देश की कि देश में क्या चल रहा है, कैसे ये सांप्रदायिक मुद्दे और ज़्यादा भड़क रहे हैं। देखिए क्या होता है, मुखिया हैं देश के, वो किस तरह से इन सब चीज़ों को संभालते हैं, और ये जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, ये कैसे ये बंद होगी और कब बंद होगी, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। बाकी आज हम थोड़ी सी बात अपने फरीदाबाद शहर की ओर करते हैं। जब आपके साथ हम बैठे हैं, अपने शहर का हाल आप भी देख रहे हैं कि अगर कहीं से भी निकलो तो आप सही सलामत नहीं जा सकते। और आजकल पिछले कुछ दिनों में लोगों के बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोग मरे भी हैं। गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स बढ़ता है, लेकिन गाड़ियों की हालत देख लीजिए कि मेंटेनेंस का बोझ ग्राहक पर बढ़ता जा रहा है। तो फरीदाबाद की इस हालात को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है, या चुनावों में देरी इस वजह से हो रही है, कारण क्या है? आपका क्या विचार है? मैं नेता की तरह नहीं, आम आदमी की तरह आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा की सरकार कहती है कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल टैक्स नहीं होगा जी। अगर उनको अपवाद चाहिए तो फरीदाबाद आ जाइए। 30 किलोमीटर भी छोड़ दिए, 20-20 किलोमीटर के दायरे में यहाँ 7-7 टोल टैक्स हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जब हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया गाड़ी का जी। तो हम ये टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उगाही चल रही है, उगाही चल रही है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है शहर को। मुद्दे की अगर कोई बात करें तो मैं कहता हूँ, कोई कहता है कि मुद्दे क्या हैं, अरे भाई जो मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि मुद्दे हैं कि नहीं हैं, हर चीज़ में मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे की जननी एक ही है, वो भ्रष्टाचार। हजारों करोड़ रुपए लोग खा जाते हैं, नेता खा जाते हैं, अफसर खा जाते हैं, और फिर किसी बलि के बकरे को पकड़ के एक ठेकेदार को अंदर कर देते हैं। और फिर वो ठेकेदार ने अंदर क्या बात की क्या नहीं की कि कोई नाम तो अब तक आया नहीं है। उस ठेकेदार को भी बंद हुए 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। हर मुद्दे की जननी यहाँ भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के रग रग में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है इस टाइम। आप सड़कों का देख लीजिए हालात है, आप बिजली की देख लीजिए, पानी देख लीजिए, आप गड्ढे, सड़क गड्ढे तो सुना ही है आपने, सीवर का हाल देख लीजिए, नाली का हाल देख लीजिए। कितनी सारी इन्होंने कच्ची कॉलोनी काट के दे दी
एक गरीब आदमी सोचता है कि मेरा एक कोई छोटा सा प्लॉट हो जाएगा। ये सेंटीमेंट पे खेलते हैं लोग, सेंटीमेंट पे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। कि वो खोरी गांव वालों के लिए दोबारा उनके लिए कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं उनके लिए मकान बने। सर अगर ये बनाने वाले होते तो तोड़ते क्यों? बनाने वाले होते तो तोड़ते क्यों? आप ये समझ लीजिए कि अभी ये कच्ची कॉलोनी की जैसा हो गया हमारा शहर। ये जो बड़े बड़े टावर आपको नज़र आते हैं, इन टावरों से ये हज़ारों करोड़ रुपए ईडीसी आईडीसी के नाम पे ले चुके हैं। रोज़ाना आए दिन यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो फरीदाबाद सिटी की बात को छोड़ दें, ग्रेटर फरीदाबाद भी उसी राह पर चल रहा है। सर ग्रेटर तो चलो नाम रख दिया, पर मुझे वो महानता कहीं नज़र नहीं आ रही। नाम ना रख के अगर ये काम अच्छा कर देते तो मैं ग्रेटर की जगह ग्रेटेस्ट फरीदाबाद बोलता। लेकिन यहाँ पे लोग जो परेशान हैं बेचारे, मैं आपको बताऊं, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी खुद की ज़मीन हम देने को तैयार नहीं थे। मैं बात बता रहा हूँ आपको, असली बात बता रहा हूँ सबको, 2003-04 की, क्योंकि ठीक ठाक समृद्ध परिवार रहा है, पढ़े लिखे रहे हैं सब, तो हमने कहा जी हमको नहीं देनी ज़मीन अपनी, हम अपनी ज़मीन को रखेंगे और अपना देखेंगे, इनको व्यवसाय देखेंगे, नहीं तो खेती तो कर ही रहे हैं। आजकल वैसी पॉल्यूशन इतना है, ऑर्गेनिक खेती करेंगे। हुड्डा सरकार थी उस टाइम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। 6 दफ़े 4 दफ़े के नोटिस भेजकर, कुछ ज़मीन तो डरा कर, क्योंकि हम तो छोटे थे, परिवार वालों को डराया, इतनी ज़्यादा उनमें एजुकेशन सब में नहीं थी, डरा कर सस्ती ज़मीन ले ली कि भाई एक्वायर हो जाएगी, एक्वायर हो जाएगी, दे दो। बिल्डरों के दलाल आने शुरू हो गए, बीपीटीपी के, मजबूरी बन गई, और कुछ ज़मीन एक्वायर कर ली। कुछ ज़मीन एक्वायर कर ली हमारी, ठीक है, 74-75 की साइड और 80 की साइड में बता रहा हूँ आपको। आज तक सर कितने साल हो गए हैं? 20 साल होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट में 2 बार केस जीत चुके हैं, हाई कोर्ट 2 बार फटकार लगा चुका है, कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार को भी, खट्टर सरकार को भी। कहते थे पैसे ही नहीं जी हमारे पास। और मज़े की बात बताता हूँ आपको, किसान फंसा हुआ है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे, बिल्डर ने बिना बिल्डिंग बनाए वो बेच दिया एंड यूज़र को। एंड यूज़र ने, अब कैश तो है नहीं उसके पास, इतना पैसा है नहीं, उसने फाइनेंस करा लिया। अब बिल्डर के मज़े बीच में, बैंक का तो चल ही रहा है, ब्याज किस्तें चल ही रही हैं, फंसा कौन? किसान और एंड यूज़र। ये ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं तो आपको खाली एक पक्ष दिखा रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आवाज़ जी आपसे बात करके, और कई मुद्दों पर आज हमने चर्चा की, और जिसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा था कि जो हमारे देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा हो रहा है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है। ये बात मैं आप सब तक छोड़ता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, हमारे देश की प्रगति में कौन सी चीज़ें भागीदारी का निभाएंगी। लेकिन अगर इसी तरह की चीज़ें सीखती नहीं तो हम और देशों से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। श्रीलंका का हाल आप देख ही रहे हैं कि कैसे आर्थिक दृष्टि में अगर उनको देखें तो वो देश बहुत पीछे जा चुका है, और हमारे देश में भी अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी और लोग सड़कों पर होंगे। तो ये सब सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। आगे फिर हम किसी न किसी ऐसे ही मेहमान के साथ में होंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे कि देश में जो चल रहा है वो कैसे रुकेगा, या देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो कैसे रुकेगी। तब तक के लिए आप ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ NCR। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।